Hello everyone, welcome to my channel Dream MBBS and in this video I'm going to teach you the third chapter of my series जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। पहले लेक्चर में हमने देखा एनिमल टिश्यू, दूसरे लेक्चर में हमने देखा फ्रॉग एंड कॉकरोच और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और हाँ, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है 11th रिवीजन ऑफ 11th जूलॉजी, इसको लाइक जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं, आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये सारे नोट्स टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हैं आपको। और कुछ कुछ ऐड जो हुआ है इसमें वो सारे जो पीवाईक्यूज़ नीट के देखते हुए और जो इंपॉर्टेंट है वही ऐड हुआ है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, चलिए विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग, लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो इसकी डेफिनेशन गिवन है वो चलिए पढ़ लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन अ लिविंग सेल आर बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है एक लिविंग सेल के अंदर वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो एक उसका अलग ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। जस्ट लाइक जो अगर यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बोल दें, ऐसे लिख दें यहाँ पे गलती से, तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी क्योंकि इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड तो हमारा CO2 भी है, बट इट्स नॉट अ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स जो है प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में एक यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है जिसे यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। यहाँ पर लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू क्या है? वेजिटेबल पीस है, तो ये भी हो सकता है, या लिवर भी हो सकता है। ठीक है, लिवर का एक छोटा सा पीस। तो कोई भी लिविंग टिश्यू लेना, उसकी स्लरी बनानी है किसमें? ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। जैसे हम चटनी बनाते हैं पानी डाल के, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्लरी बनानी है, चटनी बनानी है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में। ठीक है, फिर उसे चीज़ क्लॉथ से फिल्टर कर लेना। चीज़ क्लॉथ से फिल्टर करेंगे तो कुछ जाहिर से बात है कि फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा और रिटेंटेट ऊपर बच जाएगा। फिल्ट्रेट जो नीचे आया उसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और रिटेंटेट जो हमारा ऊपर बच गया तो उसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि चीज़ क्लॉथ से हो करके नहीं गुजर पाए तो अपने साइज़ की वजह से, तो वो हमारे रिटेंटेट में ही रहेगा। जैसे कि आपने चाय तैयार की, चाय बनाई और उसको छाना, तो छन्नी में जो उसकी चाय की पत्ती रह गई वो क्या है? हमारी रिटेंटेट है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, वो छन्नी से फिल्टर होकर नीचे नहीं आ पाए। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है वो हमारी चाय है। ठीक है, जो अभी आप चाय करके पीने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो फिल्ट्रेट है उसका जो साइज़ होता है, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज़ होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है और 18 to 800 डाल्टन होता है। ठीक है, और जो हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो उसका जो वेट है वो मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। ठीक है, यहाँ पर 1000 और 10,000 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन है और जो हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है वो मोर देन 10,000 डाल्टन है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो दो वर्ड्स कैसे। बस जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें 18 to 800 डाल्टन है और जो न्यू एनसीईआरटी उसमें लेस देन 1000 डाल्टन है, तो आप दोनों को लेकर के चल सकते हैं। और हाँ, इन दोनों से कोई एक ही आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में करके दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें हमारे एग्जांपल्स अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अभी पढ़ेंगे आगे ये सारी चीज़ें डिटेल में। नाइट्रोजनस बेसेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो जस्ट लाइक जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड है वो मिल करके प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन जब बन गया तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आ गया। सिंपल शुगर्स हैं ऐसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड मिल करके पॉलीसैकेराइड बना रही हैं। ठीक है, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गया। कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स बना रहे हैं, आरएनए डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और जो हमारे लिपिड्स हैं वो होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बट वो कहाँ मिलते हैं? हमें रिटेंटेट में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो जो लिपिड्स हैं हमारे वो मेनली हमें कहाँ में देखने को मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में बाई लिपिड लेयर होती है हमारी। जब हम स्लरी बनाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और जो लिपिड्स हैं वो वेसिकल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट्स हैं हमारे लिपिड्स के, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो हमारा टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, वो पानी जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर हेटिंग होता है, उसे पानी पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है? अंदर की साइड होता है। तो इसलिए जब जो हमारी मेम्ब्रेन है वो टूटती है तो लिपिड वेसिकल बना लेते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है, बट ये कभी इंडिविजुअली देखने को मिलता ही नहीं है, ये वेसिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमें रिटेंटेट में देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो हमारी है ऐश एनालिसिस टेस्ट। ऐश एनालिसिस टेस्ट पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब सेल है, ठीक है, सेल को लिया, उसका वेट किया, ठीक है। जब हमने सेल का वेट किया तो उसको वेट वेट कहेंगे, क्योंकि उसमें वाटर भी है, ठीक है। अब वेट वेट को हमने हीट करके ड्राई वेट पर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसको ड्राई वेट को हमने बर्न किया, जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट था वो उड़ गया, ठीक है। वो हमारा चला गया। अब हमारे पास बची ऐश, ठीक है, राख। उस राख में हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोसल्फेट्स, ईटीसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही होंगी, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये। अब बात है कंपोजिशन ऑफ सेल। एनसीईआरटी में इसकी जो एक टेबल है वो दे रखी है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो सेल हैं उसमें कितना क्या प्रेजेंट है। वाटर 70 to 90% प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट केमिकल है जो कि लिविंग सेल में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन हमारा 10 to 15% होता है। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है जो कि एक लिविंग सेल में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2% और आयंस 1%। अब यहाँ पे एक टेबल है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.6 पाई जाती है और ह्यूमन बॉडी में 65%। जितना यहाँ पे लिखा है उतना बस लर्न कर लिए, बाकी सारा वो उसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, वो कभी पूछते नहीं है नीट में। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है, वेरी लिटिल, और ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.3% होता है। सिलिकन अर्थ क्रस्ट में 27.7 होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर निग्लिजिबल होता है। मेटाबोलाइट्स हमारे होते हैं वो कंपोनेंट्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन। अब आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो कि एसेंशियल नेसेसरी होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोरोफिल, ठीक है, ईटीसी। ये अगर हमारे पास, अगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा तो प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल अगर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो ये प्राइमरी है, मतलब नेसेसरी है, ज़रूरी है। सेकेंडरी क्या है, उनका कोई फंक्शन नोन नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, फंजाई में मिलते हैं, माइक्रोब्स में मिलते हैं, ठीक है। सर्टन मेटाबोलाइट्स आर फाउंड नॉट एसेंशियल टू देम। अब ये सब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इनके लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन भी अननोन होता है, तो बट ये जो ह्यूमन वेलफेयर है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक टेबल देखिए जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। ये जो टेबल है हमेशा इसको इस टेबल से क्वेश्चन डाल ही देते हैं। अब पिगमेंट्स जो हमारे हैं ये भी सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, अल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, ईटीसी, ठीक है। और है हमारे टॉक्सिन्स, एप्रिन, राइसिन, लैक्टिन्स, कॉन्कावलिन ए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया नीट में, ठीक है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ईटीसी, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेलुलोज, ईटीसी, ठीक है। ये सारे हमारे हैं, ये एनसीईआरटी की ही टेबल है, आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं हमारे, इन्हें जो इसकी ओल्ड डेफिनेशन है उसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था, बट CnH2O की होल एन, ठीक है। ये क्या है, इसका एक फार्मूला था ओल्ड ओल्ड डेफिनेशन में, बट एसिटिक एसिड भी इस फार्मूले में फिक्स हो रहा था, तो ये इतना ज़्यादा फिट नहीं बैठ रही थी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। सो एक न्यू डेफिनेशन है यहाँ पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉली यहाँ पर जो है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 3, ठीक है। 3 कार्बन होना चाहिए यहाँ पे। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 1 OH ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये है हमारा, ये 3 कार्बन है हमारे पास, और 2 एटलीस्ट हमारे पास OH ग्रुप है, और एक हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि टर्मिनल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है वो यहाँ पे 3 कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा कीटोन है ये एक इट्स नॉट अ टर्मिनल। यहाँ पर जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। कीटोन इज़ नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो उसमें शुगर C3 से C7 तक होती हैं, ठीक है। 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक शुगर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। पेंटोज और हेक्सोज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेंटोज शुगर हमें राइबोज में देखने को मिलती है, हेक्सोज शुगर हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में देखने को मिल रही होती है। पेंटोज शुगर जो राइबोज है ये हमें DNA RNA में
देखने को मिलता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हमने अभी पढ़े थे, तो ये उसका स्ट्रक्चर बना रहा होता है बेसिकली। अभी आप आगे देखेंगे राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। राइबोज हमें आरएनए में देखने को मिलती है, डीऑक्सी राइबोज हमें डीएनए में देखने को मिल रही होती है। ओलिगोसेक्राइड में हमें सिर्फ एक पढ़ना है, डाइसेक्राइड, ठीक है। बाकी होते ये बहुत हैं डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। बट हमें इनका डाइसेक्राइड वाला पोर्शन देखना, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये जो हमारे ओलिगोसेक्राइड हैं, ये 2 to 9 मोनोसेक्राइड से मिलकर के बनते हैं। पॉलीसेक्राइड से में बहुत सारी शुगर्स मिलकर के पॉलीसेक्राइड बना रही होती हैं। ये मोर देन 10 शुगर्स से मिलकर के बन रहे होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक उनकी स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं और एक रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। रिंग फॉर्म में अगर पाए जाएंगे तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज, पाँच कार्बन की रिंग होगी या फिर 4 कार्बन की रिंग होगी। अब मोनोसेक्राइड्स जो है वहाँ पर एक शुगर होती है, ठीक है। ग्लूकोज हमारा इसका एग्जाम्पल है, उसका हम स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन की यहाँ पे हमारी शुगर है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, ठीक है। ये लर्न रखिएगा, स्ट्रेट चेन है। अब जो राइट साइड में राइट जो है यहाँ पर लोअर साइड है जो रिंग की, ठीक है, वो रिंग के नीचे जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको अभी बताते हैं। यहाँ पर जो एक स्ट्रेट चेन है, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, चेन वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, थर्ड कार्बन पे हमारा जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है और H राइट साइड होता है। बाकी सब में आप देखेंगे H जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। और क्या होता है, जब यहाँ पर इसका जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है रिंग की फॉर्म में, तो जो हमारा ये राइट साइड वाला पोर्शन है, ये रिंग के नीचे जाता है, ठीक है। रिंग के नीचे आ जाता है ये, इस तरह से आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे ये रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर यहाँ से ये जो OH है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे O ऑक्सीजन में बॉन्ड हमारा जुड़ गया, OH है, ये थर्ड वाला कार्बन वाला यहाँ पर OH है जो कि हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और फिर HOH और CH2OH, ये हमारा स्ट्रक्चर है, रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। अब हमें यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है, हमारा बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर बीटा फॉर्म का मतलब है कि जो OH अगर हमें नीचे दिख रहा है तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज है, और अगर OH हमें ऊपर दिख रहा है तो वो बीटा ग्लूकोज है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रिक से आप ऐसे लर्न रख सकते हैं कि OH ने हाइड्रोजन को बीट करके, ठीक है, पीट के नीचे कर दिया तो वो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, बीटा फॉर्म हो जाएगी। और अगर OH आपको नीचे दिखता है तो अल्फा फॉर्म, अगर OH आपको ऊपर दिखता है तो बीटा फॉर्म। ऐसे आप लर्न रख सकते हैं। राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है हमारी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। और ऑल जो OH हैं वो जितने भी OH हैं वो राइट साइड में होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर है तो इसमें 5 कार्बन है, अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ पर और यह क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर CHO ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। ये थोड़ा ऑर्गेनिक वाला पार्ट को टच कर रहा है। आप जाके अगर आप ऑर्गेनिक आपके अच्छे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप रट सकते हैं, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें रिंग की फॉर्म, ये फ्यूरेनोज रिंग देगा हमें, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन की रिंग दे रहा होगा ये हमें, ठीक है। अब बात है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज क्या है, ये जो राइबोज है ये हमें आरएनए में देखने को मिलता है, डीऑक्सी राइबोज हमें डीएनए में देखने को मिलता है, और ये डेराइव्ड शुगर है, ठीक है। अब बीटा फॉर्म जो है वो आरएनए एंड डीएनए में मिलती है, ठीक है। हमेशा हमें आरएनए एंड डीएनए में बीटा फॉर्म ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे राइबोज शुगर है, जो 2 डैश वाला कार्बन है, यहाँ पर ये जो 2 डैश वाला कार्बन OH है, ठीक है, 2 डैश वाला जो OH है उससे 2 डैश वाला जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है एट 2 डैश कार्बन। 2 डैश कार्बन से हमें डी ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारे पास आ रही होगी, जो कि आरएनए में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड 2 to 9 शुगर से मिलकर के बनते हैं, और डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर्स होती हैं, ठीक है, माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, लैक्टोज बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से मिलकर के बन रहा होता है, सुक्रोज हमारा अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलकर के बन रहा होता है। एक चीज़ यहाँ पे रिमेंबर करने वाली है, माल्टोज लैक्टोज हमारे और जो है वो रिड्यूसिंग होते हैं, और सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल है ये, सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आप देख सकते हैं, अगर आपने PYQs लगा रहे होंगे आप साथ साथ में, तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया, सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं और आपके जो PYQs उसमें हज़ारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो लिंकेज कैसे बनती है, वो लिंकेज बनती है दो शुगर की सब यूनिट के बीच में हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल रही होती है जब लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है तब, ठीक है। अब कैसे बनती है, यहाँ पर दो हमने सब यूनिट्स ले ली, एक यूनिट ले और ये एक यूनिट, ये यहाँ पर OH और OH है, यहाँ से वाटर को रिमूव करके ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएंगे, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो माल्टोज का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में हमारे होमो पॉलीसेक्राइड्स और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। अब होमो पॉलीसेक्राइड्स में सिमिलर टाइप की सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्टोरेज और स्ट्रक्चर। स्टोरेज जो है वो स्टोर करते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में एक्सिस्ट होते हैं। नॉन रिएक्टिव होते हैं, बल्क स्टोर करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है, स्टार्च प्लांट्स का, और इनुलिन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल है वो जो है उसमें हमारा सेलुलोज आता है और काइटिन आता है। सेलुलोज हमें प्लांट्स की सेल वॉल बनाता हुआ दिखता है, और काइटिन हमारा जो है वो जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, उसमें देखने को मिलता है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है, हमारे डिफरेंट सब यूनिट होती हैं जो कि कंबाइंड होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक ही टाइप का होता है ये स्ट्रक्चरल, इसमें दो हमारे एग्जांपल्स हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो हमें अभी आगे पढ़ना है इन डिटेल। अब आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, हमारा स्टोर्ड फूड है, एनिमल्स का स्टोर होता है लिवर में, और ये 330,000 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, स्ट्रेट पार्ट और ब्रांच पार्ट। स्ट्रेट पार्ट में हमें अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिल रही होती है, और ब्रांचिंग पार्ट में हमें अल्फा 1,6 लिंकेज देखने को मिल रही होती है। और जो यहाँ पर राइट साइड होता है इसका, जो लेफ्ट साइड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और जो राइट साइड होता है वो रिड्यूसिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग और राइट साइड हमारा रिड्यूसिंग है। और यहाँ पर जो ब्रांच है उसमें 1,6 अल्फा 1,6 लिंकेज देखने को मिल रही है, और जो हमारा चेन वाला पार्ट है उसमें, स्ट्रेट चेन वाला पार्ट है उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिल रही है। अब स्टार्च क्या है, हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, प्लांट्स का स्टोर पार्ट है, स्टोर्ड करता है फूड ये प्लांट्स में, ठीक है। अब ये अल्फा ग्लूकोज का ये भी पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, और ये एक्सिस्ट करता है टू फॉर्म में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लूकोज का एक ऐसे हेलिक्स बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जब ये क्या करता है, आयोडीन का पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयोडीन के पार्टिकल्स हैं वो इस हेलिक्स में फंस जाते हैं, और वो ब्लू कलर दे रहे होते हैं विद द टेस्ट ऑफ आयोडीन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन भी हमारा इसका एक पार्ट है। इन्यूलिन क्या है, स्टोरेज पॉलीमर है ये भी इनुलिन भी एक स्टोरेज पॉलीमर है, और ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। और बीटा फ्रुक्टोज का ये पॉलीमर है, और ये यूज़ होता है किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में। ये आगे आप ऐसे लर्न रख लीजिएगा आगे, अगर आपको आपने डिटेल में ये नहीं पढ़ा है। चलिए अच्छा बता देते हैं आपको, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में यूज़ होता है ये। एक पेशेंट को दिया जाता है ये चेक करने के लिए कि उसकी किडनी कितनी फंक्शनिंग है और कितनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीमर है, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर है वो होमोपोलीसेकेराइड जो है हमारा वो सेल्यूलोज और काइटिन है, हमारे दो स्ट्रक्चर, दो हमारे यहाँ पे एग्जांपल है। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल बनाता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है पूरे अर्थ पे, ठीक है, ये लर्न रखिएगा। और अनब्रांच्ड होता है बीटा ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, और काइटिन जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में मिल रहा होता है, और ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ पे पाया जाता है। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसका ये पॉलीमर होता है। अब आते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड पे, ये दो टाइप्स के होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। हाइलुरोनिक एसिड नैग और ग्लू ग्लूकोरॉनिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ये कार्टिलेज ऑफ मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं। हमने आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाया है, आप कार्टिलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, अब जो एक्सप्लेन्ड वे है उसमें आप लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, नैग और नैम से मिलकर के बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यहाँ पर जो मॉडिफाइड शुगर्स हैं जैसे कि ग्लूकोसामिन है, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, ठीक है, ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और ये भी एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पे आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को पॉजिटिव देती हैं, ठीक है, उसका पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट देती हैं इन दोनों का, और जो नहीं होती हैं वो नहीं देती हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स होती हैं वो टेस्ट नहीं देती हैं। अब जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देती हैं, इफ़ द शुगर रिड्यूस द कॉपर आयन, अगर शुगर कॉपर 2+ आयन को कॉपर प्लस आयन में रिड्यूस कर दी होती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, जितने भी हमारे डाइसेकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। अभी हमने आपको बताया
बताया था कि ये एग्जामिनर का एकदम फेवरेट वाला टॉपिक पॉइंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं वो न्यूट में, ठीक है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ये लर्न रखिएगा। और डायग्राम जो है उसमें आप देखेंगे कि जो फ्री फंक्शनल अगर जो सब यूनिट है, ठीक है, उसमें फ्री फंक्शनल कार्बन है तो वो जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो शुगर जो है रिड्यूसिंग है, और बाकी जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। अगर हमारे कोई आप डायग्राम देखते हैं उसमें आपको एक फ्री कार्बन मिल जाए, ठीक है, वो वाला नहीं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अलावा कोई एक कार्बन फ्री मिल जाए तो वो शुगर क्या है, रिड्यूसिंग है, वो कार्बन 2+ को कॉपर 2+ को कॉपर प्लस में कन्वर्ट कर रही होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है, अब प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को हम सब्सटीट्यूटेड मीथेन कहते हैं, क्यों, क्योंकि CH4 जो होता है उसके भी आसपास 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, एक कार्बन, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में NH2, राइट साइड में COH, ठीक है, और जो बॉटम साइड है उसमें एक वेरिएबल ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है, और ऊपर H होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं इनकी RNH2 और COH से, ठीक है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो पूरा प्रोटीन बना रहे होते हैं, जितना भी प्रोटीन है सब 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर के बना रहे होते हैं, कभी भी ये होमोपॉलीमर नहीं होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होते, अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक में आता है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पर एडिशनल COH देखने को अगर आपको मिल रहा है तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड है। अगर आपको आर ग्रुप में एक्स्ट्रा COH देखने को मिल रहा है तो वो हमारा क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है कि एडिशनल NH2 अगर आपको आर वाले ग्रुप में देखने को मिल गया तो वो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है। इसकी एग्जांपल है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। यहाँ पर एक हमें एक्स्ट्रा ये NH2 देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में हमारा क्या एग्जाम्पल है, जो ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन है वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर इक्वल NH2 एंड इक्वल COH होते हैं इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। ग्लाइसिन जो हमारा है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसके बाद दो H होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेलिन क्या है, यहाँ पर R की जगह पे CH3 होता है, ये रिमेंबर रखिएगा, ये NCERT के एग्जांपल्स हैं। और जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है वो मिथ्योनिन और सिस्टीन होता है हमारा, एडिशनल सल्फर इसमें प्रेजेंट होता है। और जो हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड होता है वो एडिशनल OH ग्रुप को कंटेन कर रहा होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा सीरीन एंड थ्रियोनिन, ये एल्कोहलिक अमाइनो एसिड होते हैं हमारे, ठीक है। अब जो हमारा ये अब हम आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है वो एडिशनल रिंग आर ग्रुप में एक एडिशनल रिंग होती है, इसलिए हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड कह रहे हैं, जिसके टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड जो होते हैं रिंग में एक डिफरेंट आइटम होगा, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। इतना ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो ऊपर पड़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम NCERT का डायग्राम देख लेते हैं। NCERT में डायग्राम दे रखे हैं ग्लाइसिन, एलिन और सेरीन का। ग्लाइसिन में हमें R की जगह पे H देखने को मिलता है, एलेनिन में R की जगह पे CH3 देखने को मिलता है, और हमें सीरीन में CH3OH देखने को मिलता है। हाँ, अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो ऊपर हमने बताया आपको वो तो उसमें तो राइट साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में NH2, राइट साइड में COH था, बट यहाँ ये NCERT का एग्जाम्पल है तो आप इसको ऐसे ही लर्न करके जाइएगा एज अ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है, वो एम्फोटेरिक होते हैं, नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक, दो एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं बेसिक मीडियम में और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं एसिडिक मीडियम में। अगर दोनों व्हेन वी टेक अमाइनो एसिड न्यूट्रल मीडियम, अगर न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं तो ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। ज्विटर आयन क्या है हमारा, वो इंसॉल्युबल आयोनाइजेबल नेचर का होता है, ठीक है, सोल्यूशन में। जैसे कि हमारा ये हमारा अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक मीडियम में बेसिक की तरह वर्क करेगा और बेसिक मीडियम में एसिडिक की तरह, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये जो है वो OH- को रिलीज़ करेगा और बेसिक मीडियम में ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में ये बेस की तरह वर्क करेगा, OH- को रिलीज़ करेगा, और बेसिक मीडियम में एसिडिक की तरह वर्क करेगा, H+ आयन को रिलीज़ करेगा। बट इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम ये क्या करेगा, ज्विटर आयन बना रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड कैन एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ज्विटर आयन की फॉर्म में सारे अमाइनो एसिड एक्सिस्ट कर सकते हैं, बट एक डिफरेंट pH पे, ठीक है। उस pH को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH, ठीक है। और अब आते हैं हम इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसिस नहीं कर पाती है, ठीक है, हमें उन्हें डाइट में लेना होता है अपनी। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो बॉडी खुद से सिंथेसिस कर लेती है, जैसे कि टायरोसिन। टायरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड को मैंने ऐसे लर्न किया था
कि हिल एमटीवी टैप, आप ऐसे एक स्टेटमेंट लर्न कर लिए, हिल एमटीवी टैप, ठीक है, HIL, हिल एमटीवी टैप, ठीक है, इसे आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। एच फॉर हिस्टिडीन, देन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स क्या है, हमारे पॉलीपेप्टाइड हैं ये, ठीक है, और ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, नेवर होमोपॉलीमर, कभी भी ये होमोपॉलीमर नहीं होते, हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में क्या है, रुबिस्को, राइबोलोज, बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ठीक है। और जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में है वो कॉलेजन है, ठीक है। कॉलेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइटन ऑफ स्किन, ठीक। मोस्ट ऑफ द लेडीज जस्ट टेकन द कॉलेजन एज अ ड्रिंक, ठीक है। अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है हमारा, कैसे बनता है, ये दो हम लेते हैं अमाइनो एसिड्स को और COH और NH2 के पार्ट को एक साथ रखते हैं और यहाँ से वाटर को रिमूव करते हैं, तो हमें ये पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा। अगर जिधर हमें फ्री NH2 मिलता है वो हमारा N टर्मिनल होता है, वो हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होता है, और जो हमारा फ्री COH होता है वो हमारा C टर्मिनल होता है और वो हमें राइट साइड में देखने को मिल रहा होता है। और जो प्रोटीन है वो बहुत सारे हेट्रो अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है। विद ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वे किसकी फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं, ये हमारे चार टाइप के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन होती है ये, और ये पोजिशनल होता है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड इसमें सिर्फ देखने को मिल रहा होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अल्फा हेलिक्स जो कि राइट हैंडेड हेलिक्स है, और यहाँ पे N से C टर्मिनल यूँ करके आ रहा होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब ये इसका एग्जांपल क्या है, कैरेटिन। कैरेटिन मोस्ट ऑफ दी जस्ट गर्ल्स पता होगा उनको, गर्ल्स को ज़्यादा ही पता होगा कैरेटिन किस किस यूज़ में आता है। ये हमारे नेल्स में और हेयर्स में देखने को मिलता है, ये प्रोटीन हमारे नेल्स और हेयर्स में मिलता है, और जो मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो करवाती है कैरेटिन स्मूथ, तो वही वाला कैरेटिन है ये भाई। अब पीटा बिलेटेड शीट जो होती हैं, यहाँ पर हमारी ये दो शीट्स हैं, उनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही होती है, ठीक है। अब आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर पे हम क्या देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का ये, और प्रोटीन कैन गेट फोल्डेड लाइक अ हॉलो वूल एंड बॉल एंड हैज पॉकेट्स, सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म्ड कॉल्ड एक्टिव साइट। अब ये जो प्रोटीन है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, जैसे वूलन जैसे ऊन होता है, उसको ऐसे वो करके फोल्ड कर करके एक बॉल बनाते हैं, उसकी तरह होता है ये, और इसमें पॉकेट्स होती हैं जो कि एक्टिव साइट्स कहलाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फंक्शनल इन दिस, इस स्टेज में आकर के मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और वॉन डबल फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड एंड आयनिक इंटरेक्शंस, ठीक है। इतने सारे बॉन्ड्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। इसका एग्जांपल है एंजाइम्स एंड मायोग्लोबिन। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एंजाइम में मोस्टली प्रोटीन्स ही एंजाइम को बना रहे होते हैं। क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है, व्हेन मैनी पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्ट इट फॉर्म्स फोर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्ट करते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ईच पेप्टाइड है इज वन सब यूनिट, ईच पेप्टाइड के पास एक सब यूनिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चार हमारी सब यूनिट्स हैं। इसका एग्जांपल बस एक ही दे रखा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा दे रखी हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ठीक है। और अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन क्या है प्रोटीन का, हॉर्मोन्स और प्रोटीनिशियस, जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीनिशियस हैं, ठीक है। सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीनिशियस है, ठीक है। एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं, रिसेप्टर्स प्रोटीनिशियस होते हैं, डिफेंस हमारा जो प्रोटीन है एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन GLUT2 एंड GLUT4। GLUT2 क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज ट्रांसफर कर रहा होता है और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और GLUT4 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसफर को सेल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स क्या है, ये वही वाला लिपिड है जो भी हमने पढ़ा था, जो है तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल बट आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, रिटेंटेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिटेंटेट के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। अब ये नेवर पॉलीमर, कभी ये पॉलीमर नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्सी होते हैं, ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में ये, ठीक है। अब जो लिपिड है वो क्या है, वो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये सिंपल लिपिड्स हैं। लिपिड्स के 3 फॉर्म्स है, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आ रहा होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट होता है जैसे लेसिथिन, ठीक है। और डेराइव्ड लिपिड में हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा होता है। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे ग्लिसरॉल होते हैं, जैसे कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और यहाँ पर 3 हमें कार्बन
सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल का एक और नाम क्या है कि टाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे और प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है हमें स्ट्रक्चर। जो फैटी एसिड होते हैं वो हमारे एक लंबी सी चेन होगी हमारी कार्बन की, जो कि 1 to 19 कार्बन की हो सकती है, और लास्ट में हमें एक एसिड देखने को मिलेगा जो कि COH होगा, ठीक है। लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की विद 1 एसिड ग्रुप, एक एसिड ग्रुप के साथ। अब ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो सिर्फ एक ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है पल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड एल्कडिक एसिड। पल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। स्टेरिक एसिड नीट में, ठीक है, नीट का PYQ है। स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, एल्कडिक एसिड होता है हमारे 20 कार्बन का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऑयलिक एसिड होता है 18 कार्बन का, 1 डबल बॉन्ड। लिनोइक एसिड 18 कार्बन का, 2 डबल बॉन्ड। लेंडेनोइक एसिड, ठीक है, ये होता है 18 कार्बन का, 3 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। अरेकिडोनिक एसिड होता है हमारा 20 कार्बन का। अरेकिडिक एसिड हमारा सैचुरेटेड है, अरेकिडोनिक एसिड हमारा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ट्रू फैट्स। जो फैट की फॉर्म हमारे अंदर देखने को मिलती है वो होती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब हमारे अंदर जो फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होता है। अब मोनोग्लिसराइड में क्या होता है कि एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। अब यहाँ पर ये ग्लिसरॉल क्या है, टाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये 3 कार्बन का टाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना लिया, यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया और ये हमारे हमको मिल रहा होता है अल्टीमेटली मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो डाइग्लिसराइड है उसमें 2 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे और ट्राइग्लिसराइड में हमारे तीनों के तीनों फैटी एसिड जुड़ रहे होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स में वेजिटेबल ऑयल, जिंजली ऑयल देखने को मिलता है हमें। ये दोनों एग्जाम्पल NCERT के हैं, लर्न रखिएगा। ये PYQ भी है नेट का। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। और फैट्स जो होते हैं वो घी और बटर होते हैं, ठीक है। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में हमें सिर्फ एक पढ़ना है, लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड इसका एग्जाम्पल है, फॉस्फोलिपिड में ही लेसिथिन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में देखने को हमें मिल रहा होता है। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर हमें कोलिन ग्रुप देखने को मिलता है, N+ और 3 वहाँ पर CH3 जुड़े हुए होते हैं। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो ड्राइव लिपिड है, ठीक है। फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होती है, 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस होता है ये लिवर में एसिटिक एसिड से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो दो ये इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पर 2 रिंग है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3, फिर 2 रिंग है, बीच में CH3, फिर जो नेक्स्ट रिंग है ना हमारी 5th रिंग है वो खुल जाती है और 2 CH3 इधर, 1 CH3 इधर, ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लिक एसिड में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन बना रहे होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके हमारा न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारा DNA RNA, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये एसिडिक नेचर का होता है, फर्स्ट टाइम ये पस सेल में मिला था, ठीक है, WBC के अंदर। न्यूक्लिक एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, DNA RNA, डिऑक्सी राइबोस राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बीटा शुगर, ठीक है, डिऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर, ठीक है। डिऑक्सी DNA में एंड राइबोस शुगर हमारी RNA में देखने को मिल रही होती है। अब फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हमारा CH3PO4 होता है और N2 बेसिस हमारे प्यूरिन और पैरिमिडीन होते हैं। N2 बेसिस की जैसे मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस, जो प्यूरिन और पैरिमिडीन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। प्यूरिन हमारे दोनों में मिलते हैं, DNA RNA में, और इसमें आता है एडेनिन ग्वानिन। और पैरिमिडीन हमारे ऐसे लर्न रख सकते हैं कट, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन जो है वो हमारा दोनों में देखने को मिलता है और थाइमिन हमारा सिर्फ DNA में मिलता है और यूरेसिल हमारा सिर्फ RNA में देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें से हम नाइट्रोजनस बेसिस को साइड कर देते हैं, ठीक है। शुगर प्लस फॉस्फेट को साइड कर देते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड है तो फॉस्फेट को साइड कर दो तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिल करके न्यूक्लियोसाइड बना रहे हो। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेरिक एसिड तीनों चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं ये। प्यूरिन हमारी 2 डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन हमारा सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। प्यूरिन हमारे एडेनिन ग्वानिन होते हैं। एडेनिन को हम 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं और ग्वानिन को हम 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन भी बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और जो पायरिमिडीन है वो यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन है। यूरेसिल को हम 2,4 डीऑक्सी पायरिमिडीन भी बोलते हैं और थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं, ठीक है। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि थाइमिन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं, ठीक है। साइटोसिन को हम 2 ऑक्सी 2 अमाइनो पायरिमिडीन भी बोलते हैं, ठीक है।
इनके स्ट्रक्चर लर्न करने की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है वो एक शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बनता है, और फिर ये फॉस्फेट को उसमें जोड़ने के लिए हम वाटर को रिमूव करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। उससे ये हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं हमारे, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक स्ट्रक्चर एक बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं। जो दो न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। ये लर्न रखिएगा, जो बॉन्ड्स के नेम है ये मोस्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जो N2 बेसेस हैं वो हमारे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। न्यूक्लियोसाइड जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, एडेनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, यूरेसिल, यूरिडीन एंड थाइमिडीन। और अगर नाइट्रोजनस बेसिस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड को भी जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा हमारा। फॉस्फ हालांकि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है तो यहाँ पर सारे में ही एसिड आएगा। ऐसे आप लर्न रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में भी एसिड आ रहा है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। एडेनाइलिक एसिड, ग्लूनाइलिक एसिड, साइटाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। अब आते हैं इंजाइम्स पे। इंजाइम्स जो हैं वो विद इन ईस्ट के अंदर मिलते हैं, और फर्स्ट इंजाइम जो हमारा था वो जाइमस था, ठीक है। इंजाइम्स जो है वो उनको हम कंपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। इंजाइम जो है बायो कैटालिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट क्या है, वो यूजुअली लैब में बने हुए होते हैं, ठीक है, लैब में यूज़ किए जाते हैं। और हाई जो हमारे इंजाइम्स है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं वो लेस स्पेसिफिक होते हैं। और जो हमारे इंजाइम्स हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, बट हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेस एफिशिएंट होते हैं। और यहाँ पर इंजाइम्स हमारे प्रोटीनिशियस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, थर्मोलेबाइल होते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। बट हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं। कोई भी टेम्परेचर इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बंदास अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा एक एंजाइम है टाक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट होता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ में भी काम आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर फिर भी ये डीनेचर हुए बिना ही काम कर रहा होता है, ठीक है, ये डीनेचर नहीं होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम की, ये बायो कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। जो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस हैं ये दोनों आरएनए के एंजाइम है, बाकी सारे हमारे प्रोटीनिशियस होते हैं एंजाइम। बस ये दो एक्सेप्शन है। 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, एफिशिएंट होते हैं ये। जो इनकी एफिशिएंसी है वो वाटर के साथ, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स डाल देंगे, ठीक है, तो H2CO3 विद इंजाइम कितना बनेगा, 6 lakhs/second, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स और H प्लस अगर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में पड़ेगा तो H प्लस और HCO3- बना रहा होगा। अब यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब रिएक्ट करते हैं, ये सारा जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा टच है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बना रहा होगा H2CO3, ठीक है। विदाउट इंजाइम ये कितने बन रहे होंगे, बहुत कम, कितने 200 पर। यहाँ पर अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में ये 6 लाख/सेकेंड बन रहे हैं, और यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में ये 200 पर बन रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अब आते हैं जो अनयूज्ड एट एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन खत्म होती है तो ये अनयूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इनका कोई रोल नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ एंजाइम को देख लेते हैं हम। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। एंजाइम वर्क्स बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम है वो लोअरिंग डाउन कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है कि हमारी द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इवेंचुअली, ठीक है। जस्ट लाइक क्या होता है यहाँ पर कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी जो वो है, जस्ट लाइक उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक है उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक पार्ट में जो ये हमारा ये हाई है, सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है वो हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी लो होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें EA है विदाउट एंजाइम। जब हम एंजाइम नहीं डालें तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी हाई है, और एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। मतलब जो चीज़ हमें 1 घंटे में मिल रही होगी, ठीक है, वो चीज़ हमें 15 मिनट में या 5 मिनट में ही मिल जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो लो होगी और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इस स्केल पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को हम देख रहे हैं। अभी हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है
ये इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, ठीक है, इतनी है। और जब हम इसमें एंजाइम डालेंगे तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी रह जाएगी, ठीक है, हमें प्रोडक्ट जल्दी मिल रहा होगा, ठीक है। ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो ऑब्लिगेटरी और ट्रांजिएंट, ऑब्लिगेटरी होती है, ट्रांजिएंट अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा, ठीक है। फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एंजाइम फ्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी की कुछ लाइन से जो देख लेते हैं। फर्स्ट दी सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। अब सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करेगा, एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। देन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, ठीक है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब क्या करेगा यहाँ पे, ये अल्टर करेगा एंजाइम के साइज को, ठीक है, शेप को, जिससे कि वो और टाइटली सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। अब द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट। अब यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, केमिकल बॉन्ड्स को, और सब नया जो एंजाइम है सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम न्यू एंजाइम वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, द एंजाइम रिलीज्ड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज ready to bind the another molecule of the substrate and run through this catalytic cycle, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे वो फ्री होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसको उसकी कैटालिटिक साइकिल चलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं हमारे, वेट और जिस तरह हम फिक्स इट लाइक दिस, ओके। जो हमारी ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा द टेम्परेचर इन विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। इस टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा होगा, ठीक है। टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो यहाँ पर जो ये कंडीशन है तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुँचने तक, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी है एंजाइम की वो डबल हो जाएगी, ठीक है। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन जो है हमारी आइदर डबल और बिकम हाफ, ठीक है, या तो डबल हो रही होगी या फिर हाफ हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हमारी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस तक पहुँचने के लिए इस साइड से जाएंगे तो डबल होगी, इस साइड से जाएंगे तो हाफ हो रही होगी। अब ये पीएच जो हमारा है, वेट फॉर अ मिनट, यस, पीएच जो हमारा है यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी है इस साइड हमारा पीएच है, ये भी इसका भी सेम फंडा है। जो पीएच है, दी पीएच एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, यहाँ पर जो है हमारा ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच पे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ पीएच देखने को मिल रही होती है। बट यहाँ पे जो सबस्ट्रेट वाला पार्ट है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें ये इधर हमें वी मैक्स देखने को मिलेगा, इधर हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन वेलोसिटी है और ये हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब हमें वी मैक्स जो है वो मिल रहा होगा, ठीक है। वी मैक्स बाई 2 जो है उस पर हमें केम वैल्यू मिल रही होगी। अब केम क्या है, ठीक है, सॉरी, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। केम क्या है, मिचलीज ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस सबस्ट्रेट, केम कोई वैल्यू नहीं है, दिस सब केम क्या है, केम है दिस सबस्ट्रेट एट विच वी मैक्स इज अचीव्ड। केम वो है, वो सबस्ट्रेट, ठीक है, जहाँ पर वो वो सबस्ट्रेट की हमें जो मिलेगी कंडीशन जहाँ पर हमें वी मैक्स अचीव होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर केम क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब वी क्या है हमारा, वी मैक्स बाई 2। तो हमारा जो इंजाइम है, ठीक है, इंजाइम 1 है हमारा, जो कि एक इंजाइम 2 है, जिसका एक इंजाइम 1 है जिसका हमारा केम ज़्यादा है, एक इंजाइम 2 है जिसका हमारा केम कम है, ठीक है। तो जो एंजाइम 2 है वो हमारा बेटर एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि वो हमें कम टाइम में ही केम दे रहा है, ठीक है। जिसका केम ज़्यादा है मतलब उसको वी मैक्स बाई 2 देने में बहुत टाइम लग रहा है। केम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब जो एंजाइम है हमारा, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है। कॉम्पिटिटिव क्या है, इनहिबिटर रिजेंबल होता है सबस्ट्रेट के साथ, और नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर जो होता है वो रिजेंबल नहीं होता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। इनहिबिटर डज नॉट रिजेंबल विद सबस्ट्रेट।
अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव है वो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर compete फॉर सेम एक्टिव साइट। अब कॉम्पिटिटिव है जैसे लाइक जो नीट का एग्जाम है, मोस्ट ऑफ दिस 25 लाख स्टूडेंट जस्ट compete फॉर दैट वन सीट ऑफ MBBS, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों compete करते हैं सेम एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। और इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस बाई मेलोनेट, यहाँ पे मेलोनेट एक इनहिबिटर है जो कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस का इनहिबिशन कर रहा होता है, ठीक है। मेलानोइड क्या है, रिसेंबल हो जाता है एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ, एक्चुअल सबस्ट्रेट सेक्सीनेट के साथ, ठीक है। वी मैक्स यहाँ पे रिमेन सेम रहता है, केम चेंज होता है। आप देखिए यहाँ पर ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आप नीट के जो मैक्सिमम मार्क्स है 720 वो तो सेम रहते हैं ना, वो मतलब और जो केम है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि मार्क्स तो सेम रहेंगे बट कट ऑफ जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ऐसे अब आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में द इनहिबिटर बाइंड्स द टू साइट डिफरेंट देन द एक्टिव साइट। अब इनहिबिटर क्या करता है, जो एक्टिव साइट है उससे बाइंड नहीं करता, उसके अदर साइड से बाइंड करता है फॉर साइट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, साइनाइड जब बाइंड करता है साइटोक्रोम ऑक्साइड से वो नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर रहा होगा, यहाँ पर वी मैक्स चेंज होता है और केम सेम रहता है, ठीक है। अब आते हैं को फैक्टर पे। को फैक्टर जो है हमारा वो हॉलो एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और को फैक्टर से मिलकर के बना होता है। हॉलो एंजाइम का मतलब होता है होल, पूरा एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है और को फैक्टर हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। को फैक्टर को हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हमारी चिपकू गर्लफ्रेंड की तरह। जैसे चिपकू गर्लफ्रेंड कैसी है कि बाइंड कर लेती है एपो एंजाइम को टाइटली और परमानेंटली बाइंड कर लेती है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ peroxidase एंड कैटेलेज एंजाइम। जो हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है peroxidase का और कैटेलेज एंजाइम का, ठीक है। ये ऑर्गेनिक होता है। और जो कोएंजाइम है वो भी ऑर्गेनिक होता है, वो कैजुअल गर्लफ्रेंड की तरह है। जैसे कि बाइंड तो करती है, ठीक है, एपो एंजाइम को लूजली और ट्रांसेंटली बाइंड करती है, ठीक है। वाइट इसका एग्जांपल है वाइटामिन आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स, ठीक है। और कोएंजाइम्स नैड एंड NAD एंड NADP, ठीक है, कंटेन विटामिन नायासिन, ठीक है, B3। ये इसका एग्जांपल है। अब मेटल आयन पे आते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, विद साइड चेन एट एक्टिव साइड एंड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट और साइड चेन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं और इसका एग्जांपल है जिंक इज को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक सो PYQ भी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन, हाँ, अगर आपको PYQs अच्छे से करने हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि जो पोल्स आ रहे हैं इस चैनल पे तो वो टोटली डिपेंड है PYQ से, ठीक है। वो आपको एक आपका जो मोटिवेशन है उसको बूस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पोल्स में इस चैनल पे, उसमें विद ईयर, ठीक है, उसमें मेंशन है कि ये नीट के इस ईयर का, ये नीट के इस ईयर का है। तो आपको जैसे स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब तो आपको वो अगर दिख रहा है पोल तो आपकी वहाँ पे जब आप एकदम एग्जॉस्ट होके बैठे हुए हैं, फ़ोन अगर चला भी रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी उसका एक जो पॉजिटिव पार्ट है वो मिल रहा होगा, ठीक है, उसका बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब क्लास ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं, 6 क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको सारा बता दिया, ठीक है। जो 6 क्लासेस होती हैं, ईच क्लास 4 to 13 सब क्लास होती हैं, हर एक क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। ईच क्लास का नंबर जो होता है 4 डिजिट कोड होता है, 5431, ठीक है। 5 क्लासेस, 4 सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, यहाँ पर हमें 6 क्लासेस को देखनी है। आप ऐसे लर्न सकते हैं OTHLIL, ठीक है। O फॉर ऑक्सीडेज रिडक्टेज, ठीक है। एक बॉन्ड है AH, ठीक है, प्लस B से बॉन्ड करेगा तो A+B बन जाएगा और H को रिड्यूस कर देंगे। A+B का ऑक्सीडेशन और H का रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा वो। अब यहाँ पर जो ट्रांसफरेज है वो A जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर हाइड्रोक्सीलेज है वो यहाँ पर हाइड्रोक्सीलेज का मतलब क्या है कि पानी डाल के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है। AH और BOH बन जाएगा। और जो लाइज है हमारा, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज में हम वाटर डाल के बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे। अब लाइएज क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक्स एंड वाई जो है उसमें हम लाइएज में हम बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आइसोमरेज में क्या कर रहे होते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर, इंटर कन्वर्जन करते हैं हम इसमें। और लाइगेज में हम A+B को जोड़ रहे होते हैं, लाइगेज मतलब जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, एलिमेंट्स क्या है ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली मतलब कई बार PYQs में आया और आपकी जो NCERT एग्जाम्पल है उसका भी ये क्वेश्चन है।
एलिमेंट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में आप ऐसे लर्न रख सकते हैं, ओ सी नका से ऐसे क्या होगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, जो लिविंग स्टेट है वो कभी भी नॉन इक्विल जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम में होती है। स्टीडी स्टेट जो है वो स्टीडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर नॉन इक्विलिब्रियम में हमारी लिविंग स्टेट होती है, और नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें 4.2 से 6.1 मिली मोल पर लीटर जो कंसनट्रेशन होती है ग्लूकोज की होती है। अब हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नैनोग्राम्स में हमें 10⁻⁻⁹ में हमें देखने को मिलते हैं, इतने छोटे होते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। जाकर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिएगा, देन आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो इस चैनल पे जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसको अटेंड करें, क्योंकि वो पोल जो हैं सारे आपके PYQs पे बेस्ड हैं। उससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने PYQs को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।